साथियों नमस्कार। हेलो। हेलो। साथियों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। साथियों आज बात करेंगे कश्मीर चुनाव की। आप जानते ही हैं कश्मीर के विधानसभा चुनाव जो 10 साल बाद हो रहे हैं। दो चरण हो चुके हैं उसके, और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को है। तो चुनाव प्रचार जोरों पर है और काफी कुछ गहमा गहमी चल रही है। उसी पे बात करेंगे और थोड़ी बहुत बात हरियाणा के चुनाव पर भी करेंगे, क्योंकि चुनाव हरियाणा में भी चुनाव 5 तारीख को है। कश्मीर के चुनाव के बाद 5 तारीख को हरियाणा के चुनाव हैं। पहले 1 तारीख को ही होने वाले थे, फिर बीजेपी ने ऑब्जेक्शन किया उसके ऊपर। और चुनाव आयोग तो जैसे आप जानते ही हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और 5 तारीख को कर दी, डेट बढ़ा दी। खैर जो भी हो, आ, कश्मीर की बात शुरू करें। चुनाव की बात उसके पहले मैं ये अपील, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट्स हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों तो बात कश्मीर चुनाव की कर रहे हैं, और कश्मीर में चुनाव बहुत ही जोरदार तरीके से हो रहे हैं और 2 चरण हो चुके हैं। 2 चरण में सबसे बढ़िया बात तो यह है कि दोनों चरण में कोई ज़्यादा मतलब ऐसे हिंसा हिंसा नहीं हुई और शांतिपूर्ण मतदान। और अभी तक जो कहा जा रहा है, पता नहीं, मैं तो कभी गया नहीं कश्मीर, पर कहा जा रहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, जैसा 86 87 में कभी हुए थे। और इसका कारण ये है कि इस बार अलगाववादियों ने चुनाव बहिष्कार का कोई ऐलान नहीं किया। हर बार चुनाव की जो ये अलगाववादी ग्रुप्स हैं, आतंकी संगठन हैं, वो उसका चुनाव का विरोध करते थे और उससे जो है उसको बहिष्कार करते थे, और उससे लोग डर जाते थे और चुनाव में भाग लेने नहीं आते। और इस बार ऐसा नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बार जो हुआ है वो और भी ये है कि इस बार जो प्रतिबंधित संगठन हैं, जमायत इस्लामी, उसके भी कुछ सदस्य, चूंकि पार्टी से तो वो चुनाव लड़ नहीं सकते, इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उनको निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही है। उनको हर तरह से पैसे वैसे से वोट भी उनके ट्रांसफर होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 87 चुनाव क्षेत्रों में से, घाटी के अंदर खासतौर से केवल 19 सीटों पर ही चुनाव अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आधी से ज्यादा सीटें उन्होंने छोड़ दी, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना। और उन जगहों पर कहा तो ये जा रहा है कि भाई ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, लेकिन हकीकत ये है कि उनके पास न तो उन जगहों पर खड़े करने के लिए उम्मीदवार हैं, न कार्यकर्ता हैं, न वोटर हैं। तो इसलिए
वो उन जगहों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वहां पर अपने प्रॉक्सी निर्दलीय लोगों को, और जो इंजीनियर राशिद है जो बारामूला से उमर अब्दुल्ला को जीता करके हरा करके आया है, 2 लाख वोटों से जीत करके आया है, उसकी पार्टी के भी कुछ लोगों को निर्दलीय चुनाव लड़वा रहे हैं और भाजपा को उससे उन पर बहुत भरोसा है। और समझा ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जम्मू में उसकी स्थिति थोड़ी ठीक है, कुछ सीटें वहां से आएगी, और बाकी जो घाटी से निर्दलीय उम्मीदवार और जो दूसरी पार्टी के सज्जाद लोन की पार्टी है, या और भी कई छोटी छोटी पार्टियां वहां पर है। और आप देखिए कि एनडीए के कुछ घटक दल जिनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, आरएलडी, आरएलडी भी वहां चुनाव लड़ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी, बहिष चिराग पासवान, उसकी पार्टी भी वहां चुनाव लड़ रही है। तो ये सारी भाजपा ने मैनेज की है और ज्यादा से ज्यादा निर्दलीय वहां खड़े किए हैं। इससे क्या होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वोट टूट जाएंगे और उनकी जगह दूसरे लोग जीतेंगे। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी है। होगा कि नहीं होगा वो एक अलग बात है। तो इस तरह से वहां पर चुनाव को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन होना तो भी 300 अनुच्छेद 370 हटाया, इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की, सारे देश में डंका पीट रहे हैं आपके, हमने 370 हटा दिया, हमने 370। फिर कश्मीर में चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है? कश्मीर में 370 हटने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के चुनाव हुए थे, उस समय जितनी आक्रामकता से भाजपा ने चुनाव लड़ा, वैसी आक्रामकता भी इस चुनाव में नहीं दिखाई दे रही है। उस समय 12 तो केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में उतरे थे, और जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं वो, और भी कई इधर के उधर के लोग उस चुनाव में हुए आए थे। लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि घाटी में सिर्फ 3 सीटें मिली भाजपा को डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, और कुल मिलाकर के 200, 250, 300 सीटों में से 50 सीट कुल मिली, जम्मू कश्मीर दोनों में मिलाकर के। तो ये स्थिति है। होना तो भी, जब आपने 370 धारा हटा दी और उसका आप इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमने हटा दी, हमने हटा दी, हमारी हम डिमांड थी, तो वहां के लोगों को इससे बहुत राहत मिली। ये भी कह रहे हैं आप, वहां पर बहुत अच्छा हो गया, वहां पे पर्यटन बहुत फैल रहा है, विकास हो रहा है, ये सब। तो फिर धारा 370 पर ये चुनाव एक तरह का आ, म- आ, एक तरह का प्लेबिसाइड होना चाहिए एक तरफ का। तो वो अगर आप करवा देते तो पता लग जाता कि कश्मीर की जनता 370 हटाने को अच्छा मानती है या अच्छा नहीं मानती है। ये था चुनाव का असली मुद्दा। लेकिन भाजपा इससे भाग गई, क्योंकि अगर इस पे चुनाव होता तो भाजपा की जो थोड़ी बहुत रही सही इज्जत भी खत्म हो जाती। इसलिए उन्होंने इसको मुद्दा नहीं बनाया। अच्छा, वहां पर अभी जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी, आ, अब ये सेब की फसल और पश्मीना शॉल, ये उनके बड़े मुद्दे हैं, और इसके ऊपर ही वो लोग वहां के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर। लेकिन कांग्रेस की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो निर्दलीय हैं ये उनकी स्थिति और खराब कर रहे हैं। लेकिन
दोनों मिलकर के वहां पर अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। चाहे से उमर अब्दुल्ला पार्लियामेंट में हार गए या और इस तरह की बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन फिर भी अ, हमें लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस घाटी में तो अपना वजूद बनाए रखेगी। जम्मू में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होने वाली है, और महबूबा मुफ्ती एक फैक्टर है घाटी में, लेकिन उनके बहुत ज्यादा सीटें जीत के आने की संभावना नहीं है, क्योंकि वहां पर जिन जिन ने भी भाजपा के साथ काम किया या अभी भाजपा के साथ जाने की जिनको उम्मीद है, जिनके बारे में, उनको घाटी के मतदाता नहीं देने को वचनबद्ध हैं। वो उनको किसी को भी वोट नहीं देंगे जो या तो भाजपा या भाजपा के साथ जाने वाले हैं। तो भाजपा की इतनी बुरी हालत हो गई है वहां पर कि उसको वोट मिलना बहुत मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए और वहां तो ये मानते हैं कि जो भाजपा वहां की नंबर वन दुश्मन आगे हो गई है कश्मीर घाटी की खासियत से। कश्मीरी पंडित भी भाजपा के खिलाफ हो गए, क्योंकि उनको जितने आश्वासन दिए थे वो आश्वासन पूरे नहीं हुए। और टारगेट किलिंग, मतलब आतंकवाद तो अभी चल ही रहा है वहां पर, टारगेट किलिंग हो ही रही है, कई पंडितों को फिर मारा है और दूसरों लोगों को भी मारा है वहां पर। तो ये सारी चीजें होकर के वहां पर कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब देखना है 1 तारीख को वहां क्या होगा, क्योंकि ये 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और 10 साल की जो इनकम्बेंसी है, और वहां पे मतलब राष्ट्रपति शासन में, और खासतौर से मनोज सिन्हा जब से वहाँ गवर्नर बने हैं, डिप्टी गवर्नर, हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि वहाँ स्टेटहुड का मुद्दा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ पे पहले कहाँ तो कश्मीर के लोग, चाहे वो अलगाववादी कहते हों उनको, लेकिन वो अपने अलग देश के लिए मांग कर रहे थे, स्वतंत्र और सार्वभौमिक देश मांग रहे थे। और कहाँ अब प्रदेश भी गया और यूटी बन गया, मतलब यूनियन टेरिटरी, दिल्ली की एक कॉलोनी। तो इस वजह से भी वहां पर इस बार के चुनाव में एक तरह की एकता नजर आ रही है कि जिन्होंने हमें प्रदेश से भी वंचित किया उनको कभी भी जीतने नहीं देना है। तो ये सारा मामला है। और 2 बार नरेंद्र मोदी वहां पर रैली करके आए हैं। अमित शाह भी वहां पर कश्मीर में काफी घूमे हैं, और योगी भी गए थे और पीओके और पीओके के नारों के साथ वहां पर अपनी जो भगवा छवि है उसको चमकाने का प्रयास किया था। लेकिन फिर भी वहां पर कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है मेरे हिसाब से। पता नहीं, जो मैंने अखबारों में पढ़ा है या यूट्यूब्स पे देखा है या और चैनल्स मैंने जैसे भी जहां से भी ये इंफॉर्मेशन मिली है, क्योंकि मैं तो गया नहीं कश्मीर, मैंने चुनाव भी देखा नहीं, वहां पर रिपोर्टिंग भी नहीं की, तो इसकी वजह से मैं प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो छन छन के ये जो खबरें आ रही है, तो उसी के आधार पर कह रहा हूं कि 2 बार राहुल भी 2-3 दिन अ, अमेरिका से आने के बाद कश्मीर में थे, और कश्मीर में भी वो जम्मू में नहीं थे, जम्मू में कम रहे, लेकिन घाटी में ज्यादा थे, घाटी के अंदर, जबकि उनका वोट वहां पर कम है, लेकिन फिर भी वो घाटी में अपनी बात को कहने के लिए रुके, और उन्होंने बहुत अच्छी रैलियां की, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मतलब और
अब तीसरे चरण के चुनाव में भी कोई 370 बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वो वहाँ मानते हैं कि इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, सामान्य जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन अब बेरोजगारी खत्म हो गई है, जमीनों की खरीद फरोख्त और माफियाज वहाँ पर बहुत पनप गए हैं, और इस तरह की बातें जरूर हो रही है। तो ये कश्मीर का हाल है। हरियाणा में भी नरेंद्र मोदी 2 रैलियां करके आए, और राहुल गांधी ने भी एक दिन में ही 2 रैलियां की। और हरियाणा में भी हालत बहुत अच्छी नहीं है भाजपा की। और वहां पर विनेश फोगाट जो है अपने क्षेत्र में छाई हुई है, और पूरे पूरे हरियाणा में उसके नाम से बात हो रही है। मतलब वो एक तरह से सिंबल हो गई है कांग्रेस की। और अभी जैसे जैसे मतलब केंद्र सरकार या सरकार और ये कुश्ती संघ उसके ऊपर जातियां कर रहा है या उसके ऊपर पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे वो ज्यादा चमक रही है। अभी कोई नोटिस मिला है उसको शायद, जिसमें उसका ड्रॉप टेस्ट भी होना का लिखा है, और कोई एड्रेस वेड्रेस का चक्कर भी चल रहा है कि भाई आपने जो एड्रेस दिया वहां आप नहीं मिले, इस तरह की कोई बात है। लेकिन लेकिन ये जितना उनको दबाने की कोशिश करेंगे या हैरेस करने की कोशिश करेंगे, हरियाणा के लोग विनेश फोगाट के साथ दम से खड़े हैं। हरियाणा में 5 कोनी चुनाव होंगे, ये तो आपको मालूम ही है। कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, इनका शायद समझौता नहीं हुआ। कांग्रेस का समझौता होने वाला था आप पार्टी से, लेकिन नहीं हुआ। आप पार्टी भी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मायावती और इन लोग ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला उसको चलाते हैं, उनके साथ मायावती का समझौता हो गया है। और चंद्रशेखर रावण और जेजेपी इनका भी समझौता हो गया। तो 5 कोणीय संघर्ष है। चंद्रशेखर भी अपने हेलीकॉप्टर के साथ काफी प्रचार कर रहे हैं। लोग वहां सवाल भी कर रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर जी तो अभी 2 महीने पहले तक तो हरियाणा में कभी आए ही नहीं, और अब वो हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ से मिल रहा है। वहां पे भी यही आरोप है कि बीजेपी इस चुनाव को बहुकोणीय बनाने की कोशिश में लगी हुई है, और सबको अपना मतलब धन बांट रही है। मायावती को भी वही लेके आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि मायावती को खड़ा करने का भी उन्हीं का ये इरादा है। तो दोनों ही जगह अब चुनाव होने हैं, और दोनों जगह के चुनाव केवल ये एक बड़ी बात ये है इस बार कि केवल हरियाणा के चुनाव और कश्मीर के चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन ये केवल कश्मीर और हरियाणा पे प्रभाव नहीं डालेंगे। इसका प्रभाव आगे आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला है, झारखंड का चुनाव आने वाला है, और दोनों 1 महीने बाद ही होने वाले हैं। मतलब अक्टूबर तो चल ही रहा है, नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में ये दोनों चुनाव होंगे, और इनका असर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र में भी भाजपा की स्थिति बहुत खराब है, और उसके जो घटक दल हैं एनसीपी, अजीत पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट, उनमें आपस में बन नहीं रही है, वो आपस में लड़ा रहे हैं। तो स्थितियां बहुत ही विकट है। देखते हैं, चलो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे फिर एक बार अपील करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और अच्छा करने की ओर अग्रसर करेंगे। आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि आपको किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। जैसे कल हमने एक वीडियो श्रमिक महिलाओं पर बनाया था, और श्रमिक महिलाओं में भी उन महिलाओं पर बनाया था जो बिल्कुल वंचित वर्ग की है, और
मानदेय पे काम करती है, जैसे आशा वर्कर है या आंगनवाड़ी वर्कर है या स्कूलों में मिड डे फूड बनाती है। तो ऐसी महिलाओं पर हमने उनकी परेशानियों को लेकर के एक वीडियो बनाया था। तो इस तरह के अगर कोई विषय आपके पास हो और आप उन पे ये वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमको लिख सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आगे किसी और